जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूजलाल शर्मा आज काफी महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक लेंगे सीएम भूजलाल शर्मा। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमीकरण और मंजूरी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत गठित निवेश बोर्ड की 6वीं बैठक को संबोधित यहां पर मुख्यमंत्री भूजलाल शर्मा करेंगे। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयूज को धरातल पर लाने की कवायद तेज हो गई है और उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस दिशा में लगातार कदम बढ़ रहे हैं। बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूजलाल शर्मा आज अहम बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूजलाल शर्मा बैठक लेंगे। तो राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमीकरण और मंजूरी संशोधन अधिनियम 2022 के तहत बोर्ड की 6वीं बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री भूजलाल शर्मा जो है वो लेने वाले हैं। जयपुर से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की पहली जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई दोपहर 12 से 2 बजे तक रखी हुई गई है। एसीपी कार्यालय झुटवाड़ा में जनसुनवाई होगी। झुटवाड़ा, करधनी, खोरा बिसल, कालवाड़ और मुरलीपुरा क्षेत्र के परिवादियों की सुनवाई की जाएगी। क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना जनसुनवाई का उद्देश्य है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल जनसुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि पहली जनसुनवाई उनकी रहने वाली है। दोपहर 12 से 2 बजे तक जनसुनवाई होगी। तो परिवादियों की जनसुनवाई करेंगे पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी है। बांसवाड़ा में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने जिले के दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है और कहा है कि क्षेत्र में हमारी पार्टी का केवल एक विधायक होने के बावजूद सरकार ने जिले को भरपूर बजट उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में बैठे आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मंत्री ने बताया कि बांसवाड़ा से सलुम्बर जाने वाली सड़क के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे आवागमन सुगम होगा और साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने किसानों के हित में पूर्व में कर्ज माफी और अब ब्याज राहत का उल्लेख करते हुए इसे सरकार की प्राथमिकता बताया। मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार 1700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तो सहकारिता मंत्री गौतम दत्त बांसवाड़ा दौरे पर रहे। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बड़ा बयान यहां पर दिया है। बांसवाड़ा को भरपूर बजट मिला। मंत्री ने कहा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। तो मंत्री ने ये भी बयान यहां पर दिया है। तो सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया। 1000 नए दूध संकलन केंद्र भी इस बार हम खोलेंगे और 1 लाख पशु, एक जो हमारे विशेष किसानों के लिए जो ये दूध जो उत्पादन करते हैं उसको सरकार की तरफ से भी एक संबल देने का काम, मुख्यमंत्री दूध संबल योजना है, उसके लिए भी 700 करोड़ का प्रोविज़न इस बार इसके बजट में रखा है। नवा जो हमारा स्तंभ है हरित राजस्थान और पर्यावरण और विकास हरित राजस्थान के माध्यम से हो, मिशन हरियालो के माध्यम से हम लगभग 10 करोड़ नए पौधे लगाने का काम भी हम करेंगे। हर पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन डेवलप करने का काम भी हम करेंगे और जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां टाउन जंक्शन रोड स्थित घगर पुल के पास अस्थायी डिवाइडर से कार टकरा गई। कार की टक्कर लगते ही अस्थायी अवरोधक डिवाइडर ध्वस्त हो गया। आज सुबह 4 बजे की यह घटना बताई जा रही है। कार के एयरबैग खुलने से चालक की जान बची है। कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर टाउन पुलिस पहुंची। घगर पुल की एक साइड बंद होने से पीडब्ल्यूडी विभाग ने अस्थायी बनाया था अवरोधक डिवाइडर। टाउन पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एएसआई दिलीप सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से इसमें
क्षतिग्रस्त हुआ है। हनुमानगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 4 बजे एक कार डिवाइडर से टकरा गई। कार के एयरबैग खुलने से यहां पर चालक की जान बच गई है। कार के आगे का हिस्सा इस हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टोंक से खबर है, जहां टोंक में जिला परिवहन अधिकारी संपत वर्मा पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। स्लीपर बस के चालक और यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस को जबरन रुकवाकर रिश्वत मांगी गई और परेशान भी किया गया। चालक का कहना है कि बस की बॉडी कंपनी द्वारा बेंगलुरु से बनवाकर आई है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके बावजूद बस को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब सरकार ने ऑनलाइन जुर्माने की व्यवस्था लागू कर रखी है। इसके बाद ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। टोंक आरटीओ ने हमें गाड़ी को रोका है। गाड़ी के कुछ पेपर्स कंप्लीट नहीं थे, तो उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। टोंक बस स्टैंड पे आके रोक दिया उन्होंने। अब हमारी डिमांड है कि हमें जयपुर बुलवाइए, जयपुर गाड़ी को पहुंचवाइए और वहां से पहले गाड़ी को जब्त कर दीजिए, या तो फिर ऑनलाइन चालान जमा करके इस गाड़ी को छोड़ दीजिए। क्या जवाब दिया आरटीओ? अब उन्होंने बोला है कि हमारा आदमी चल रहा है और जयपुर जाके आपको छुड़वा के गाड़ी। कहाँ के लिए आपको आदेश मिले हैं गाड़ी के? अधिकारी से बात करो सर। कहाँ पर अधिकारी है? ये पेटेंट डायलॉग है, ये इन्होंने रट रखा है, तोते की तरह रट रखा है। साहब से बात करो, साहब से बात करो, साहब से बात करो। क्यों गाड़ी को रोका गया है? कारण क्या बताया गया? कुछ नहीं बात करी गई, बोला खाली करवाएं गाड़ी। आपसे कुछ मांगा गया? कुछ नहीं मांगा गया, फाइल ले ली हमारी और बोले अकाउंट ही वो मांगा गया? कुछ मांगा है? बात करने की तो वही मैटर है। क्या बताया, क्या मैटर है? यहाँ खाली करके बताते हो, पैसे सामने बोल नहीं सकते। पैसे चाहते हैं आरटीओ साहब, इनको पैसे दे दिए तो गाड़ी भी छोड़ देंगे ये लोग। लेकिन हम जो परेशान हो रहे हैं 2 घंटे से, इसका क्या है सर? तो अभी आपको यहीं पे रोका हुआ है बस यही स्टैंड रोका हुआ है 2 घंटे से, और ये यात्री भूखे परेशान भी है। किसी की फ्लाइट है, किसी का इंटरव्यू है, किसी का पिछले 2 घंटे से पहले टोल पे परेशान किया, फिर यहाँ परेशान किया। किसी के एग्जाम है, किसी का फ्लाइट है। लेकिन ये यहाँ का आरटीओ घूसखोर है, रिश्वतखोर है। ये बिल्कुल परेशान करके रखा है जनता को। गाड़ी को कितनी देर से रोका हुआ है आपकी? इसको 2 घंटे से रोका हुआ है। 1 घंटा टोल पे रोक लिया, 1 घंटा यहाँ आके रोक लिया। कभी यात्रियों को भेजने के लिए उन्होंने कुछ किया? इनको ने भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बोले अपने अपने स्तर पे जाइए। अब अपने अपने स्तर पे जाइए। जब आदमी सब टिकट करा के आया है, सब कुछ करवा के आया है, यहाँ तक कि गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी का मालिक ये बोल रहा है कि अगर हमारी गाड़ी की गलती है तो चालान करने की। रामदेवरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मावा स्थित सुतारों के ढाणी में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। करीब 10 वर्ष पहले बनाए गए जीएलआर पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछने से आज तक उसमें पानी नहीं पहुंचा है। बिना तकनीकी जांच के ठेकेदार को भुगतान किए जाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन तो लगाए गए, पर जल आपूर्ति यहां पर शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है और 1000 से 1500 रुपए में टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि आसपास की 2 दर्जन से अधिक ढाणियां भी टैंकरों पर निर्भर है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और शीघ्र जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है। मोरे 10 साल हो गया टंकी बनी नो, पानी री सप्लाई दीनी कोनी और कंप्लेंट करी सरकार नो, जल विभाग नहीं करी, एमएलए ने करी, लिखित में दियो, एमपी नहीं दियो, लेकिन वो लोग कह के मारे अंडर में कोनी, वो के मारे अंडर में कोनी। मोरे पशु बीजा हैंग तेरो हमारे मोरे पानी री व्यवस्था है कोनी बिल्कुल। 800 रुपया देन टंकी नवाड़ो, महीने में 4 टंके वेदन एक परिवार में हजे। एमएलए ना भी दिनी कॉपी एमपी ना भी दिनी पण कोई होना ही करे। वो कौन फोन कर कह दे, मैं वो जल्दी आड़ा कह दो, जल्दी आड़ा कहे मोरे हम सेक्शन ही खोली उड़न पंचायत बना पंचायत कौन तो दीदी जल्दा विभाग करे मोरे हाथ में है कहीं कौन करे ठा 8-9 साल मतलब लाइन को बिछी टंकी रही पानी आवनो दूर की बात है, लाइन तक को बिछाई ना। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के वाल्मीकि बस्ती में पेयजल संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। पिछले 3 महीनों से पानी की आपूर्ति बंद होने से स्थानीय लोग भारी परेशानियों का सामना यहां पर कर रहे हैं। बस्ती वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक समस्या की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान यहां पर नहीं निकाला गया है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर दराज से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से सप्लाई यहां पर बंद है। जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद
स्थिति जस की तस बनी हुई है। गर्मी बढ़ने के साथ संकट और गहराने लगा है, जिससे लोग जल्द समाधान की यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं। 2 बार तो कलेक्टर करने जाया या और के चारू मेरी में तो कना चिड़ाव भी जाए, सुल्ताना ऑफिस में भी जान लाग रहा है। और देखो साहब, यह हमारी स्थिति है। देखो तो 4 नंबर वार्ड 3 महीना होगा, पानी के लिए इतना जोर का दुख पा रहा है कि बस पूछो ही मत। परेशानी है बे, नाली बनी, नाला गेरिया भी कमाइन वाला लाइन टूट गई मान पानी आ रही है, कुआं से ले जगह सिर का बाल उड़ गया। अब गर्मी आ रही है, या बताओ गर्मी में। सिरोही के आबू रोड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आगमन हुआ। दिल्ली से चार्टर प्लेन द्वारा वह आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। आबू पिंडवाड़ा विधायक, रेवदर के पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अभिनंदन किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस जाब्ता भी यहां पर तैनात रहा। हवाई पट्टी से मंत्री सड़क मार्ग से तलेटी के लिए रवाना हुए और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे उदयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सीहोर के कुबेश्वर महादेव में 14 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होगा, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारियां शुरू की है। पुलिस बल ने स्थल पर रिहर्सल भी किया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि महोत्सव में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ ग्राम, कोटवार, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकियां भी बनाई गई है। यातायात मार्गों में परिवर्तन किया गया है और पूरे आयोजन की निगरानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। जो 14 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है, उसको देखते हुए आज 12 तारीख से हम लोगों ने पूरा अपना फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। कल 11 तारीख को ही सभी जो हमारे जिले का बल प्लस अन्य जगह से जो हमको बल अतिरिक्त आवंटित हुआ है, वो पूरा जिले में प्राप्त करके उनका वितरण करके एक रिहर्सल की गई थी और आज से उसको सुचारू रूप से चालू किया गया है। जैसे जैसे श्रद्धालुओं का आना शुरू होता है या ट्रैफिक की जो भी स्थिति बनती है, उसके आधार पे जो मार्ग डाइवर्जन की व्यवस्था है, हैवी डाइवर्जन की व्यवस्था है, पार्किंग के एरियाज हैं, लोगों का जो मूवमेंट होना है, जो कॉरिडोर हमने निर्मित किया है, भोजनशाला, कथा स्थल, आरती स्थल आदि की व्यवस्थाएं हैं, वो सब अपनी जगह पे हैं। जो आकस्मिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, एसडीआरएफ की टीम की तैनाती हो, डॉक्टर्स या सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो, वो सभी इसमें की गई है। इसमें एक मुख्य पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ हमने 4 अतिरिक्त सहायता केंद्र यानी कुल 5 पुलिस। बस्तर के जगदलपुर से बीजापुर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर रायकोट के पास बिना अनुमति एक धर्मकाटा और व्यावसायिक परिसर का संचालन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार संबंधित संचालक ने नेशनल हाईवे प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर संचालन जारी है। यह धर्मकाटा ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में स्थित बताया जा रहा है, जहां दोनों ओर चेतावनी संकेतक लगे हुए हैं। संचालक ने स्वयं कैमरे पर स्वीकार किया कि काटा नियमों के अनुरूप नहीं है। वहीं एनएच अधिकारी प्रज्ञानंद ने भी स्पष्ट कहा कि बिना एनओसी हाईवे किनारे किए गए सभी अवैध निर्माण नियम विरुद्ध है और विभाग द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईवे का छोड़ के लगा है ना, ये ट्रक जो आएंगे वो नेशनल हाईवे के ऊपर से आएंगे। आपके ट्रक यहाँ से निकलेंगे, वो नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अगर उसके बीच कोई हादसा होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारा हो जाएगा। आपका होता है, आपने परमिशन नहीं ली है, ये आप मान रहे हैं कि आपकी गलती आप स्वीकार करेंगे। कल को एक्सीडेंट होते हैं, उसकी भरपाई आप करेंगे? क्या भरपाई आप करेंगे? हाँ, करना है ना। वो अपना तो हमारा अंडर में कितना लिमिट है उतना लिमिट में बनाया। तो लिमिट अंदर तो आपने परमिशन ही नहीं ली है, लिमिट कहाँ? यदि कोई भी व्यावसायिक परिप्रयोजन से हो या फिर घर का निर्माण, मकान का निर्माण हो, सबके लिए उनको एनओसी प्राप्त करना होता है। और जैसा आपने स्पेशली एक रायकोट वाला मामला मुझको बताया है कि वहाँ पे धर्म कांटा स्थापित है, किंतु उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ऑफिस का रिकॉर्ड देख लेती हूँ कि ऐसा कुछ अनुमति वाला कोई केस से संबंधित है क्या, और नहीं है तो मैं निश्चित आपके द्वारा मुझको बताया गया स्पेशली, तो मैं उसको भी देखूँगी। जैसे भी बता रही थी मैं, अनाधिकृत तरीके से जितने भी अतिक्रमण के केसेस हैं उसके लिए भी मैंने लिखा है। तो छत्तीसगढ़ के कोडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं
विपणन सहकारी समिति के केंद्र में ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्लांट में घुसकर मशीनें, कार्यालय का सामान और वाहन क्षतिग्रस्त किए। किसानों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला केमिकल युक्त अपशिष्ट पानी उनके खेतों और तालाबों में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है और पशु भी प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और प्लांट प्रबंधन को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार देर शाम गुस्साए ग्रामीणों ने प्लांट का घेराव किया, जिसके दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमा झटकी भी यहां पर हुई। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा बल तैनात किए और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। किसान प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी यहां पर लगातार दी जा रही है। यहाँ पर जो है वो मक्का प्रशासन केंद्र के जो है वेस्टेज को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें इनके द्वारा यहाँ पर धंधा पसंद किया गया था। तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर आई और माहौल को शांत कराते हुए, सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए बस बता दो अभी ग्रामीणों को समझाइश देकर ग्रामीणों को समझाइश देकर उनको स्थिति को नियंत्रित कर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है। सर, जिस तरीके से माहौल बना है तो क्या फोर्स अभी यहाँ पे तैनात रहेगी? जब तक शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक हम फोर्स लगा के रखेंगे। तो सर अभी ग्रामीणों से क्या बातचीत हुई, क्या वो बात मानने को तैयार हो गए सर? ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, पॉजिटिव बात हुई है। वो हम बात कुछ महीनों से इसमें तनाव की स्थिति चल रही थी, हमारा बातचीत भी इसमें चल रहा था। ग्रामीणों को कुछ ज़्यादा आक्रोश था इसमें, तो आज थोड़ा सा आक्रोश ज़्यादा हुआ, पर हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। डीएम तहसीलदार, एडिशनल एसपी सभी ने ग्रामीणों को समझाइश दिया है और समझाइश देने के बाद ग्रामीण भी सहमत हो गए हैं। और सीधी बात है कि अगर प्रोसेसिंग प्लांट अगर चालू हुआ है तो उसका वेस्ट मटेरियल अगर उनके खेतों में या उनके फसल को उससे नुकसान हो रहा है, तो कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन किए, उसके बावजूद भी कोई उनके रोकथाम के लिए कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज किया गया है, तो इसकी जवाबदारी किसका है? ये सीधा प्रशासन, शासन और प्रशासन की फेलियर है। अगर समय रहते ग्रामीणों की मांग को अगर कम से कम सुलझा लिए रहते, उनकी मांग को अनसुना नहीं करे रहते, तो ये स्थितियां नहीं बनती है। यहाँ मैं लोडिंग के लिए आया था, 2 दिन से माल में पानी नहीं था और वो भूसा नहीं था, इस वजह से मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ। बोले हो जाएगा, लेकिन अचानक में क्या मैटर हुआ क्या नहीं इसका तो पता नहीं। तो अचानक मेरे को बोले भैया तुम अपना गाड़ी बाहर निकालो, हम आपको छोड़ देंगे, आप हैंडीकैप आदमी हो। गाँव वाले ने मेरे को ऐसा बोले, आप बोले हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोले नहीं, बोले बाहर जो गाड़ी निकलेंगी तो बोले आपकी जला भी सकते हैं। बोले आप एक काम बोले गाड़ी ऐसी लगाओ, तो ऐसी मैंने गाड़ी दबाया तो लोग डंडे वंडे लेके और चिढ़ गए, हमारी बात क्यों नहीं माना इसने करके। तो हम जंगल भाग गए, 2 घंटे जंगल में छुपे रहे। वो भी अंदर में कंपनी के अंदर में कचरा है, पीछे साइड में प्लांट के पास में, वहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा दिख रहा है, मंडरा रहा है। और एक तो उद्योग के नाम से बना है, गांव को जो उद्योग बना है गांव के लिए, लेकिन विकास के लिए है, लेकिन विकास के और नहीं ले जा रहा है। लेकिन इधर ना बहुत खतरा दिख रहा है प्लांट के नाम से। लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, पहले भी किए थे? जी, पहले भी विरोध किए थे सर। गांव में बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा बदबू है, फसल भी बर्बाद हो रहा है। फसल बहुत ज्यादा बर्बाद है। अच्छा,